मुझे पाकिस्तान और हुर्रियत से लेना देना कुछ नहीं, मैं कश्मीरी हूँ, मुझे कश्मीरी राइट दीजिए। टीचर्स को ट्रेन करना है, टीचर को चेंज नहीं करना है। नाइनटीन 47 में कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी। हुर्रियत का अब मानो उसका ग्राफ ही खत्म कर दिया गया, उनको कोई कॉल नहीं है, तो फिर कश्मीर में हालात सुधर क्यों नहीं रहे? ये तो चलता आ रहा है सदियों से। मेरी मल ती मनी दलील, मेरी बड़बा मन ती बोल दलील, अब मैं अपने बच्चों को बोल रही हूँ। व्यूअर्स आदाब, रूबरू का आज का एपिसोड लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। सवाल है, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कौन कौन से इक़दामात होने चाहिए? औरत को हर ज़माने से ये समझा जा रहा है कि ये मर्द से बहुत कमतर है, लेकिन आजकल ये सब दावा कर रहे हैं कि औरतों का तो ये दौर आ गया है। क्योंकि हमारी यहाँ तो पहले हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबा महबूबा मुफ्ती जी जो थी, लेकिन फिर भी जब घरों में देखा जाता है तो औरत का कोई भी मुकाम नहीं है, उसको तो उसी नज़र से देखा जा रहा है। पहले उसको समझा जा रहा था कि औरत पाँव की जूती है, लेकिन आजकल तो बहुत सारी उसमें बदलाव तो आया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मर्द हजरातों को अवेयर करना ज़रूरी है। इसके लिए अगर ऐसे प्रोग्राम्स होते गाँवों में, गलियों में, कोचों में होते कि मर्द हजरात अवेयर हो जाते, ये भी औरत जब घर से निकलती है तो उसको किसी और ही नज़र से देखा जाता है। पहले ये हमारी हुकूमत तो ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाते हैं तो बेटियों के साथ ही ज़्यादती हो रही है। दिन में अगर देखा जाए 10-15 रेप केसेस तो आ ही जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते यही हमारी बेटी है, यही हमारी माँ है, यही हमारी बहन है, इसके साथ ज़्यादती हो रही है। इसके लिए जब तक एक मर्द खुद तैयार ना हो, वो दिमागी डेवलप ना होगा कि मुझे ये बहन समझनी है, मुझे ये बेटी समझनी है, तब तक तो ना समाज में कोई चेंज आएगा और ना ही कोई बदलाव आएगा। ये तो अपने घर, अपनी सोसाइटी को हमने डेवलप करना है, इसको ये बिठाना है जहन में। औरत भी मर्द की तरह जीने वाली है, ये तो शाना बशाना चलती है आज की औरत मर्द से, लेकिन उसको ये मुकाम देना बहुत ज़रूरी है। If you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman. Well, women's empowerment is the process of empowering women. Empowerment can be defined in many ways, but when we talk about women empowerment, it is the process of allowing women to take decisions on their own. For this, the shame of divorce and abuse must be thrown out of window. Parents should teach their daughters it's okay to come home divorced rather than in a coffin. And the third world countries like India are still lacking in women empowerment. Women are still not feeling safe in India. Here are many problems which we can cope up, and the individual and government must take strong initiatives to empower women. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका वजूद दुनिया में आया तो उन्होंने औरत को बाइख्तियार बनाने की बहुत सारी ऐसी तजवीज़ें की कि अभी तक वही सिलसिला, वही दौर चल रहा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब वहाँ से तबलीग हासिल कर रही तो वो पर्दे किसके पीछे सुन रही थी, तो वो अपने औरतों में वो तबलीग दे रही थी। तो वहीं से एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, हमें कहीं नहीं जाना है। आप सिर्फ अपना कुरान शरीफ खोलिए और उसमें देखिए, आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं, मकालमात फलातून न लिख सकी लेकिन शरार, इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। 1,24,000 पैगंबर देवता ये सभी इन्हीं से जन्मे हैं। क्यों मर्द लोग इन पर इस्तेसाल करेंगे? कैसे करने देंगे हम ऐसी कमज़ोर औरतें नहीं है। मैं इनसे भी भाई बहनों से बोलती हूँ कि कमज़ोर मत बनो मेरी बहनों, आप आगे चलो, आप में ताकत है। अगर चाहोगी कोई मर्द आपसे इस्तेसाल करेगा तो आप उसको अपनी कोख में ही मार सकते हैं। हम उनकी माँ है, बहन है, उसकी गृहस्थी है, बीवी है, बच्चे हैं, हमारे से गृहस्थी है। जब मर्द थक हार कर आता है तो वो अपने घर आता है। मगर एक चीज़ मैं सभी से ये बावर करना चाहती हूँ कि औरत किसी से कम नहीं है, और मर्द लोग खासकर जिसमें बाप उसका इस्तेसाल करता है, सबसे पहले बेटी को समझा जाता है कि इसकी शादी हो जाए तो ये घर चली जाएगी, बस वहीं तक उसका वजूद नहीं होता है। बेटी 2 घरों का ऐसा मुस्तकबिल होता है, बेटा एक घर का होता है। वो सारी समाज को संभाल सकती है, वो सारे गृहस्थी को संभालने वाली है, वो सजाने वाली है,
وہ سارے سماج کو پڑھاتی ہے, وہ ایک فرد کو نہیں, ایک خاندان کو پڑھاتی ہے. ایک دن نیپولین سے بولا گیا تھا کہ ہمیں ایک اچھا قوم چاہیے, تو لوگوں کو پتہ تھا نیپولین پیسہ مانگے گا, سونا مانگے گا, ڈالر مانگے گا. اس نے کہا مجھے اچھے ماں دے دو. تو لوگ حیران ہو گئے, قوم بنانا ہے تو ماؤں کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا جو اچھے ماں ہیں وہ اچھے بچوں کو جنم دیں گے, جو اچھے بچے ہوں گے وہ اچھا قوم بنائیں گے. تو عورتوں کی تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ریزرویشن ہے, جیسے اب کر رہے ہیں ہمارے لوک سبھا ہے, ہمارے جو اسمبلیز ہے, ہمارے جو پنچایتیں ہیں, اب ان کے لیے سیٹ جو مخصوص کی جا رہی ہے, تو وہ بھی ایک سٹیپ ہے ان کے امپاورمنٹ کی اور. جس کا بھی خیال ہے کہ وومن ایک بزنس کھڑا نہیں کر سکتے, تو میں اس کو ایک پاک مثال دیتی ہوں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے. جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف, بیوی, تو ایک وہ بزنس وومن تھی. تو اپنے غلط خیال کو اپنے دماغ سے نکالیں, اور جو وومن امپاورمنٹ ہے وہ جو وومن ہے اس کے لیے ایک سیکیور انوائرمنٹ پیدا کرے, تاکہ وہ اپنے آئیڈیاز دوسروں تک پہنچائے اور اپنے آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہو, اور دوسروں کے لیے بھی, اور جو تھنکنگ ہے اس کی وہ اپنے آپ کے لیے بھی مطلب بینیفیشنٹ پروو کرے اور اپنی سوسائٹی کے لیے بھی. جہاں تک امپاورمنٹ آف وومن کی بات چلے, میں تو مانتی ہوں امپاورمنٹ یہی پہ ہے. ساری جتنی بھی یہاں پہ بول رہی ہیں یہ ساری عورتیں ہی ہیں. اگر ہمیں اس میں امپروو کرنا ہے, کس سیکٹر میں ہم کر سکتے ہیں, وہ کوالٹی ایجوکیشن ہمیں دینی ہے. کوالٹی ایجوکیشن ہمیں وومن کو دینی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میجر ہنڈرنس ہے اس میں, جو گروتھ اینڈ ایڈوانسمنٹ بٹوین وومن از اے گریٹ از دیئر جینڈر ان ایکولیٹی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, لڑکے کو اچھے سے تعلیم دیتی ہے اور ان کو بولتے ہیں آپ اسکول جائے, اور لڑکیوں کو کیا بولتے ہیں آپ گھر میں رہے, اسٹے ایٹ دیئر ہوم اینڈ آپ ہاؤس ہولڈ لیجیے, آپ اپنا گھر کا کام دیکھیں. ہمیں اچھی ایجوکیشن عورتوں کو دینی ہے, وہیں سے یہ چینج آئے گا امپاورمنٹ آف وومن. ہمیں اپنے گھر سے شروعات کرنی ہے, ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہے, تب جا کے ہم سوسائٹی میں کہیں پہ ایکسل کر سکتے ہیں. میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں جو کہ ایک عورت کے بارے میں بیان کروں. شاید میرے الفاظ کم پڑ جائیں گے. اگر اس دنیا میں حضرت حوا علیہ السلام نہ آئی ہوتی, شاید یہ کائنات ہی نہ ہوتی. تو ماں تو ہر سیکٹر میں ہے. میں اپنی بات کروں گا, میری 3 بیٹیاں ہیں. میں ان سے اتنا خوش ہوں, میں شکر کرتا ہوں اللہ کا, شاید مجھے کوئی لڑکا اگر اچھا نہ دیا ہوتا تو ان سے میری بیٹیاں اچھی ہیں. I am very happy with the women's. اور میرے پاس اتنے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں عورت کا رتبہ بیان کروں. سب سے بڑا اگر ویلیو ہے اس کائنات میں تو وہ عورت کا ہے, جو اچھے نیک سیرت لوگوں کو, بچوں کو اور جوانوں کو اور اتنے اچھے معاشرے کو جنم دیتی ہیں. ان سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں. بچوں کی مزدوری اور استحصال کے متعلق آپ کے کیا نظریات ہیں؟ یہ تو ایک لا ہے کہ چائلڈ لیبر از بینڈ, مگر جب ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جو لا بنانے والے ہیں, جو لا میکرز ہیں, وہ یہاں کے لا بریکرز ہیں. جب آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو بڑے بڑے امیر ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, انہی کے گھروں میں 5 سال کا بچہ برتن مانج رہا ہے, 7 سال کا بچہ روٹی لا رہا ہے, 8 سال کا بچہ بازار جا رہا ہے. تو جو لا میکر ہے وہ لا بریکر ہے, تو ہمارا کیا اس میں؟ یہ گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ کنڈکٹر 10 سال کا ہے, جو اس کا مطلب جو جس کے پاس وہ لا ہے وہ دیکھ رہا ہے, وہ اسی گاڑی میں سوار ہو رہا ہے, ایون کہ شاید اس کا ڈرائیور بھی انڈر ایج ہے. تو نیچرلی یہ بدقسمتی کی بات ہے. یہاں جو غریبی ہے, غریب چاہتا ہے صرف روزگار کمائے, اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اب ہم فری ایجوکیشن کر رہے ہیں. مگر میڈم ایک بات مجھے بولیے, ہم یہاں جو بیٹھے ہیں یہ انٹلیکچوئل سارے ہیں, یہ ایم ایز ہے, یہ ایم ایس سیز ہے, بی ایز ہے, 10+2 ہے. جب جاب آپ کو نہیں مل رہا ہے تو بہت سارے لوگ پریفر کر رہے ہیں کہ ہم انمپلائڈ ان ایجوکیٹڈ رہیں گے, مگر بہتر ہے کہ ہم مزدوری 7 سال سے کریں گے, 8 سال سے کریں گے. اگر پڑھ لکھ کے ہمیں یہاں جاب ملتا تو شاید ہم چائلڈ لیبر نہیں کرتے. اگر ہمیں یہاں روزگار ہوتا, اگر ہمیں یہاں وہ فیسلٹیز ہوتی جس سے ایک غریب بچہ بھی وہ کر سکتا تھا, پڑھائی لکھائی میں اس کا ہاتھ ہوتا تھا, تو وہ کچھ کر کے کچھ بن سکتا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں دھیان نہیں دیا جاتا ہے. ہمارے کشمیر میں ان کی طرح توجہ نہیں کیا جاتا ہے جو پور لیول پہ ہے. تو یہ میں بولوں کہ یہ ہماری ہی بدقسمتی ہے کہ کشمیر میں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں اس چینل کی وسادت سے, اس پروگرام کی وسادت سے, کہ ہماری یہ مانگ ہے یہ آگے بڑھے.
तो ताकि जो जितने भी ये बेरोज़गार हैं, जितने भी पढ़ लिख के बैठे हैं, इनका कुछ रोज़गार के लिए कुछ किया जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम दिया था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जहाँ पर 6 to 14 ईयर्स हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी थी पूरे इंडिया में, जिसमें कश्मीर भी शामिल था। और ये भी एक चीज़ देखा गया था कि लिटरेसी क्यों बढ़ रही है बच्चों में। कहा गया था कि 2 चीज़ें रेस्पॉन्सिबल हैं, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। एक ही क्लास में बच्चे को रखो जिसकी वजह से वो फिर स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं रहता है। इस चीज़ को भी ख़त्म किया गया, इराडिकेट किया गया था, और वेस्टेज को ख़त्म किया गया, स्टैग्नेशन को ख़त्म किया गया। 1 साल गुजरने के बाद बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जा रहा था, जिसकी वजह से फिर एजुकेशन की जो लेवल है वो थोड़ा डिग्रेड हो गई थी। लेकिन वेस्टेज और स्टैग्नेशन जिसको रेस्पॉन्सिबल माना जा रहा था उसको ख़त्म किया गया। तो इसके बाद अगर हम करंट सिनेरियो देखेंगे तो करंट सिनेरियो में मैं इस वक्त 36 ईयर्स का हूँ एज का। तो मैं डबल MA हूँ, MA हिस्ट्री हूँ, मैंने MA एजुकेशन किया है, BEd भी किया है। मैं अभी भी अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं एक प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा हूँ। तो मेरे जैसे यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो बैठे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। अगर हम लोगों ने बचपन में कोई काम सीखा होता तो आज हम अनएम्प्लॉयड नहीं होते, हम अच्छी तरह से अपना इकानमी हम अपना घर चला सकते थे। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में आज हम काम कर रहे हैं, मेरे मुझे 10,000 मुझे पैसे मिल रहे हैं, ओनली 10,000, उनसे मैं अपना खर्चा नहीं चला रहा हूँ, तो घर का कैसे चला रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि कश्मीर में जो एक प्रोग्राम चल रहा था कि एक बाप अपने बच्चे को सिखा रहा था, कोई फ़न सिखा रहा था, कोई काम सिखा रहा था, वही पॉलिसी बेटर थी, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे हम इम्प्रूव हो सकते हैं। यम दोहस ज़ानान रेडन पे, यम दोहस नेरान मजूरी, कुन जाय करा दोह मजूर, पत पन्निस अयालस दिवान। मगर वह बनोन वह हुकूमत हर अंद शिकार, मगर मे गस अम खतर माफ़ी दिन। हम हक की बात करते हैं, वो गुनाह समझते हैं। अगर ये गुनाह है हम 1000 बार करेंगे, मगर अख चीज़ अत सत ख्याल थाउन कि अस सारी जिम्मेवार, हमें अपनी कमेटी का भी ख्याल रखना है। यहाँ के समाज के बड़े बड़े दावेदार क्या क्या दावा कर रहे हैं और माइक लेके बैठे हैं कि हम वो कर रहे हैं, ये कह कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम अपनी कमेटी के लिए खुद अगर 10 बच्चों को जमा किया जाए, 10-15 घरों तक हमारी कमेटी मुश्तमिल है, 10-15 बच्चों तक। मैं टीचर्स, खासकर टीचर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपील करती हूँ, ये ऑनलाइन जो क्लासेस है ये बकवास है। इसी पर चाइल्ड लेबर ये जन्म लेता है, वो इसी से जन्म लेता है, वहीं से वो पैदा होता है। मैं मजदूरी करूं, मेरे पास मेरे बाप के पास पैसे नहीं है, क्यों? गवर्नमेंट ने जो सुविधाएं दी हैं उनको इस्तेमाल करो। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे आज वो खाना दे रहे हैं, वर्दी दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं। क्यों नहीं हम अपनी कम्युनिटी को खुद, हम क्यों बाकी यहाँ तो सिर्फ सियासत को कर रहा है कि नहीं गवर्नमेंट ने वो किया, हुर्रियत है, पाकिस्तान है, छोड़ो ये तो आता जाएगा, आज हुर्रियत है कल और कोई बनेगा। लेकिन हमें अपने बच्चों का देखना है, हमें अपने फ्यूचर का देखना है। ये तो चलता आ रहा है सदियों से। मेरी मलती मनी दलील, मेरी बिड़वा मनती बोल, अब मैं अपने बच्चों को बोल रही हूँ, अब मेरे बच्चे अपने बच्चों को बोल रहे हैं। ये तो चलता आ रहा है। इसके लिए मैं अपनी कमेटी, आप सब यहाँ है, मीडिया है, सारे हैं, मैं इनसे अपील करती हूँ कि अपनी कमेटी को पूरा इत्तेफाक दे दो, पूरा कोऑपरेशन दे दो। जो बेरोज़गारी की बात इन्होंने छेड़ी, इसी के साथ हमारे बच्चे इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाइल्ड लेबर जो एनकरेज करें क्योंकि हम बेरोज़गार हो रहे हैं। यार हमारे पास हाथ पाँव है, हमारे लिए गवर्नमेंट को चाहे थोड़े स्किल डेवलपमेंट यूनिट्स क्रिएट कीजिए, थोड़ी फैक्ट्रियाँ बनाए यहाँ पे, जिससे हमारे बच्चों में एक ही नोशन, मुझे माफ़ कीजिए, यहाँ पे एक ही नोशन हमारे बच्चों में है कि हमें जाके हम पढ़ रहे हैं, लेकिन किस लिए? नौकरी के लिए। हमें जाना है, यस सर करना है हर एक जगह पे। यस सर करने का वक्त गया। हमें चाहे अपने बच्चों को पॉजिटिव सोच दो, इनके दिमाग में पॉजिटिव डालो कि हमें काम करना है हमारे लिए। वैसे आप ऐसे कुछ कोशिश कीजिए जिससे हम छोटे छोटे अपने यूनिट कहीं पे खड़ा कर सके, जो हम खुद भी रोज़गार अपनी, जब हमारी एज आएगी रोज़गार कमाएंगे और दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी देंगे हम कि वो रोज़गार कमाए। और उस एज तक जो पॉलिसी हाल ही में एजुकेशन की पॉलिसी आई, बेहतरीन पॉलिसी है, मैं थोड़ा सा एग्री उसके साथ करती हूँ, क्योंकि बच्चे को पहले से ही नोशन है मुझे क्या करना है। ये नौकरी कहीं पे नहीं मिलेगी, हमें खुद खड़ा होना है, इसके लिए खुद लड़ना है। अगर कहीं पे आपको लगता है चाइल्ड लेबर कहीं पे ऐसा हो रहा है, उनको खुद ही बैन कीजिए, कानून बने हैं, फिर थ्रू एक्ट जाए आप। ये मेरी पर्सनल ज़ाती राय है। मेरा सवाल संदिमा के हवाले से है।
جب پاکستان اور ترکی میں سنیما گھروں کی اجازت ہے تو پھر انہیں یہاں غیر اسلامی کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ اسلام نے ہر اس چیز کو بین کیا ہے جس کی وجہ سے بے حیائی وجود میں آتی ہے. تو میرے نظر میں سنیما ایسا ہی ایک ذریعہ ہے جس کی وجہ سے بے شرمی اور بے حیائی وجود میں آتی ہیں، تو اس لیے بین ہے. سنیما گھر کھولنے پر جہاں تک بین لگانے یا نہ لگانے کی بات ہے، یہ کوئی اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے. ہم لوگ ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہیں. ہم تو خود کفیل تو ہیں نہیں، ہمارا تو کوئی اپنا قانون ہے نہیں. Why they are stopping to open the cinemas? They need to open it. یہاں ہم لوگوں نے سنیما پر کوئی بین نہیں رکھی ہے. اگر بین رکھی ہے وہ بین لگانے والوں نے رکھی ہے. اگر وہ کھولیں گے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ جو ہمارے پاس گھر میں آج کل ڈش ٹی وی ہے، آپ دیکھیں 24 گھنٹوں میں 12 پکچرز ہوتے ہیں، تو وہ بھی سنیما ہال ہی گھر میں ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس موبائل ہے وغیرہ، اس میں کیا ہے، سنیما میں پھر بھی پکچرز جو آئیں گے وہ تھوڑا سا ریکٹیفائڈ ہوں گے، وہ کنٹرولڈ ہوں گے. جو یہ موبائل ہے اس میں ان کنٹرول ساری چیزیں ہیں. تو اب یہ تھوڑا سوچ ہے، سنیما سے کیا ہوگا؟ ہمارے جیبوں میں سارا سنیما ہے، ہمارے گھروں میں سارا سنیما ہے، ہماری بیٹی اپنی چینلیں سن رہے ہیں، ماں باپ الگ چینلیں سن رہے ہیں. تو مجھے پتہ نہیں کہ بین کس نے لگا، ہم نے نہیں لگائی ہے. اس میں بیچ میں اسلام کو لایا جاتا ہے، مذہب کو لایا جاتا ہے. دیکھو ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی سوچ ہے اور تھنکنگ ہے. جو اسلامک ورشن ہے وہ اپنا ورشن دے رہے ہیں، جو سیکولر ورشن ہے وہ سیکولر ورشن دے رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں شراب بین ہے مسلمان کے لیے، تو گورنمنٹ نے چاہا کہ کشمیر میں 57 شاپس کو کھول دیا ہے، تب جا کر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. سنیما بھی کھول سکتے ہیں، جو اسلامک ورشن ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا. وہ کہیں گے کہ سنیما ٹھیک نہیں ہے. اگر سنیما کھل جائے گا، آپ کہتے ہیں ٹورسٹ بڑھ جائے گا، اگر ہماری انکم بڑھ جائے گی تو سنیما کھولنے کی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے، اگر اس سے ٹورسٹ بڑھ جائے گا، ہمارا اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے، چلو ہم بھی اس کو برداشت کرنے کو تیار ہے. پھر ہم سنیما دیکھیں نہ دیکھیں دیٹ از سیکنڈری. میم اگر 4G یہاں پر ہوتا تو ہمارا ٹورزم نیچرلی بڑھ جاتا. سنیما کھولنے سے ہمارا ٹورزم انکریز نہیں ہو جائے گا. سعودی عربیہ نے اب اسلام کو ماڈرنائز کیا. اسلام جو ہے وہ وہی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماڈرنائز کیا ہے اسلام کو، جس کی وجہ سے انہوں نے سنیماز کھولی. چلو پاکستان وہ بھی اب فنڈامنٹلسٹک اسلامی کنٹری نہیں رہی، وہ بھی اب سیکولر کنٹری رہ گئی، جس کی وجہ سے وہاں پر بھی سنیما اب اوپن ہو رہے ہیں. تو کشمیر میں میجارٹی مسلمس ہیں، جس کی وجہ سے ریلیکٹنٹ ہے لوگ سنیما کے لیے. سنیما گھر کھولنے سے یہاں بہت سارے بے روزگار ہیں، ان کو روزگار تو ملے گا. بہت سارے آرٹسٹس ہیں، ان کو اپنا کام ملے گا. اور یہاں پر میری ایک خاص درخواست ہے UT گورنمنٹ سے کہ یہاں جیسے کہ پنجاب میں آرٹسٹوں کے لیے ایک اپنی انڈسٹری کھولی ہے، وہاں پر وہ اپنا آرٹ خود نکھارتے ہیں. اسی طرح کشمیر میں بھی 4-5 ہزار آرٹسٹوں پر مشتمل ہے کشمیر کے آرٹسٹس. تو یہاں میری خاص درخواست ہے کہ یہاں پر آرٹسٹوں کے لیے ایک انڈسٹری کھولی جائے. اگر انڈیا میں شراب پی جائے گی تو اس شراب کا اثر کم ہوگا، کشمیر میں پیا جائے گا کیا زیادہ ہوگا؟ شراب تو گناہ اسلام میں تو حرام ہے، باقی کسی ریلیجن میں شاید حرام نہیں ہے، لیکن اگر باقی اسٹیٹس کی بات کر رہی ہوں، اگر حرام نہیں ہے ہمارے حساب سے حرام ہے، لیکن اگر حرام ہو یا حلال جب پیئیں گے نشہ تو ایک سا ہی ہوگا نا. وہ تو یہ نہیں ہم کہیں گے وہاں پہ حلال ہے حرام. دوسری بات سنیما کی بات کی جا رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آرٹ بچا جائے گا. اگر یہ اچھے سے دیکھیں کہ آج سے 10 سال پہلے ایک چینل آتا تھا DD نیوز کر کے، جو اب آ رہا ہے، وہ چینل اس میں پہلے کیا ہوتا تھا، صرف بالی ووڈ گانے جو نئے نئے البم ریلیز ہوتے تھے وہ اس پہ دکھائے جاتے تھے، 5 سے 5:30 5:30 سے 6 کے بریک کے آدھے. پھر سڈنلی اس کا چینج ہوا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا کہ اس سے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، اس سے ہمارا فیوچر خراب ہو رہا ہے کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں. اس کو ایک اور دوسرا چینل دے کر اس کا نام DD نیوز رکھ دیا گیا. اگر سنیما سے ہی دنیا چلتی، ہمارا فیوچر چلتا، تو اس کو بین دے کے DD نیوز نہیں دیا جاتا. اور سنیما ہال کی بات کریں، اگر گورنمنٹ کشمیر میں سنیما ہال کھول رہی ہے، بہت ساری جگہ ہے، تو ہمارا ایک ٹائیگر ہال ہے، اسی کو سنیما ہال کیوں بنایا جا رہا ہے جہاں پہ کشمیری آرٹ دکھایا جاتا ہے، جہاں پہ کشمیری کلچر دکھایا جا رہا ہے؟ پھر گورنمنٹ آف انڈیا اسی کو توڑ کے کیوں سنیما ہال بنا رہی ہے؟ تو پہلے کشمیری آرٹ بچاؤ، پھر دیپیکا پاڈوکون اور رنویر سنگھ کی پکچر لگاؤ. اگر آپ کو بچانا ہے تو ٹائیگر ہال کو بچاؤ، یہاں پہ جتنے لوگ ہیں اس کے لیے لڑو. ہمارے آرٹ کو بچاؤ. دیپیکا اور رنویر سے کشمیر نہیں چلتا ہے، ان سے صرف پروڈیوسرز چلتے ہیں. سنیما ہال کھولنے سے یہاں کہیں پہ خرابی نہیں ہے، کہیں پہ کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ سنیما ہال اگر ہمیں جیسے ہم کہتے ہیں اب یہ کلچر کریٹ کرو، وہ کلچر کریٹ کرو، میں کہتی ہوں یہ بھی ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے. سنیما
देखने से बच्चे खराब नहीं, तो जैसे हमारे सर ने अभी बोला, मैं इनसे एग्री हूँ, हर एक के जेब में सिनेमा है, हर एक के घर में सिनेमा है, हर एक के दिन में ये अपना अपना नज़रिया है, हम कौन सी चीज़ देखें कौन सी चीज़ ना देखें। सिनेमा खोलने से कहीं कोई बम नहीं फूट जाएगा यहाँ पे। अगर आप वाइन शॉप खोल रहे हो, सिनेमा हॉल के लिए भी कोई जगह ऐसी आइडेंटिफाई करो अगर आपको लगता है इससे यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होता है, टूरिज्म अट्रैक्टिव होता है, उससे यहाँ के लोगों का अगर भला उससे भला होता है तो खोलने दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जैसे हमारा बच्चा सवेरे स्कूल जाता है, हम क्या देखते हैं, गुमसुम रहता है, आता है कमरे में, जाता है इधर उधर। वो कल्चर क्रिएट करो जैसे बाकी स्टेटों में है। आप देखो टाइम ही नहीं मिलता है इधर उधर देखने के लिए। ये चीज़ें पॉजिटिव है। आप सिनेमा खोलो, आप कुछ भी खोलो, लेकिन एक चीज़ जहन में रखो, कुछ करो, नया करो, जिससे यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। अगर आपके सिनेमा से होती है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरी पर्सनल राय है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी। इससे आप खोलो 10 सिनेमा खोलो, 20 खोलो, लेकिन आइडेंटिफाई प्लेस करो। जो हमारा ऑलरेडी हमारे पास एसेट है उनको डिस्ट्रॉय मत करो, नई चीज़ खोलने की कोशिश करो और नई चीज़ ही बनाओ और पॉजिटिव में बनाओ। तरक्याती अमल में नौजवानों की शमूलियत कितनी ज़रूरी है? जो B.R. अम्बेडकर थे, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। जब इंडिपेंडेंस अभी नहीं मिला था कॉलोनियल इंडिया को, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है, आई जस्ट नीड अ फ्यू यंग पीपल एंड आई विल लिबरेट इंडिया। विच मीन्स दैट जो वर्क फोर्स है, जो वाइटल वर्क फोर्स है, वो तो यंग ज़रूरी नहीं है, बट जो डिटरमिन्ड हो और जो कॉन्सिडरेट हो अपनी सोसाइटी के लिए। नौजवानों के लिए यही मैसेज है कि उनको समझनी चाहिए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उन पर एक्ट करना चाहिए वाइजली और लीगली। एक लेसन 11th में है, यूथ एंड द टास्क्स अहेड बाय डॉक्टर करण सिंह। उसमें उसने बोला है, यूथ इज़ द नेशन फाउंटेन हेड ऑफ अ नेशन। अगर किसी कौम को आगे जाना है तो उसमें यूथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये रिजर्वर है, उसी रिजर्वर को प्रॉपरली कैनलाइज करना है, अगर आपको डेवलप करना है। आपने अक्सर देखा है, जब किसी गाँव का क्रैकडाउन होता है, छोटे बच्चों को बोला जाता है जाओ खेलो, औरतों को बोलो जाओ खाना पकाओ, बूढ़ों को बोलते जरा आराम करो। किन को पकड़ते हैं वो देखते हैं कि इसका मतलब ये है जवान जो है उसको रोल अदा करना है अगर कौम को आगे बढ़ना है। यूथ इज़ द फाउंटेन हेड, मैंने कहा रिजर्वर किसी भी कौम का, जिसमें एजुकेटेड है, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज पढ़ रहे हैं, दे हैव टू प्ले अ बिग रोल इन मेकिंग एन नेशन। दे कैन मेक और मार द नेशन, इट डिपेंड्स ऑन देम। Youth are the future of the nation. They have to lead the nation every sphere, be it economy, be it defense, be it society. Thank you. हाल ही में पाकिस्तान में शिया बरादरी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए, जलसों पे मुज़ाहरे हुए, उस बारे में आपके क्या ख़यालात हैं? इस्लाम ये नहीं सिखाता है। इस्लाम हर किसी को एक स्टेटस दे रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम है, या एक ही मज़हब का दूसरा सेक्ट क्यों ना हो। वायलेंस तो कोई कम्युनिटी नहीं चाहती है, और जो इस्लाम है, इस्लाम का इट्स लिटरल मीनिंग इटसेल्फ इज़ पीस। तो जो कोई इस्लाम को फॉलो करेगा वो वायलेंस नहीं करेगा, और जो वायलेंस करेगा वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है। ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर हम कहीं पे कोई वायलेशन देखते हैं वो हमें कंडम करना चाहिए, और अगर कोई हम पर भी करे तो कोई दूसरा मज़हब भी वायलेशन की इजाज़त नहीं देता। जैसे हम उसको कंडम करते हैं, ऐसे जब हम पर होता है हम पर भी वो कंडम करना चाहिए। कश्मीरी लोग मौसीकी को पसंद करते हैं, क्या इसको फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात होने चाहिए यहाँ पे? मौसीकी यहाँ की एक शनाख्त है, और यहाँ की मुख्तलिफ़ ज़बानों की अलग अलग जो मौसीकी है, इसको फ़रोग़ दिया जाए और इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए, जिससे ये शनाख्त हमारी जो है ये बरकरार रहे। मौसीकी जो है इसी की वजह से हम पहचाने जाते हैं। टाइगर हॉल पे जो अटैक हो रहा है तो तोड़ने फोड़ने का वो रोका जाए, ताकि हमारी कश्मीरी जो मौसीकी है वो बचाए जाए। और हमारा
कल्चर ही हम जाने ही जाते हैं कश्मीरी मौसीकी के, इसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए। जो छोटा छोटे यूथ जिसकी बात हम करते हैं, जो कश्मीरी हमारे नौजवान आ रहे हैं आगे, जो कोई सिंगिंग में, कोई किसी और में, लेकिन कश्मीरी इनको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म आप दीजिए अच्छे से। ये डेवलप, ये जो सेक्टर है कश्मीरी मौसीकी, इस सेक्टर को हमने हमेशा इग्नोर किया है। इस सेक्टर पे काम कीजिए, इसको डेवलपमेंट की राह पे लीजिए। हमारी पहचान ही यही है, हमें अपनी पहचान, ये वाली पहचान तो वापस दीजिए कम से कम। इसको अन इस्लामिक क्यों कहा जाता है? कुछ लोगों का मतलब ठीक नहीं समझा जाता है मौसीकी को। आपने अगर सुना होगा मैम, शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह, उसने फरमाया है कि अगर मैं ये सुनता हूँ ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो मैं गुस्ल करता हूँ, तब तक मैं नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ वगैरह। ये सब अन इस्लामिक के कुरान ने डिक्लेयर किए हैं, कुरान ने डिक्लेयर किए हैं, तो हम इसको तस्लीम कर रहे हैं, ये अन इस्लामिक है। और कुरान हदीस में आया है कि ये जो अज़ान है ये हमने मौज़िन को दिया है और शैतान को हमने ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, तो इसलिए ये अन इस्लामिक है क्योंकि हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। मगर इस्लामिक कंट्री में भी तो ये इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। उससे रिलेटेड वो तो मैम ये बात है कि वो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं। उस बारे में आपका क्या कहना है? वो गलत कर रहे हैं। फिर इस्लाम में गाना हराम नहीं है, मगर इंस्ट्रूमेंट्स बचाने मतलब हराम है। एक गज़वा है, उन्हें हज़रत मोहम्मद ने फतह पाई, तो उसके बाद उन्होंने बच्चों को बोला आप गाओ, तो ये हराम नहीं है, इंस्ट्रूमेंट बजाना हराम है। सही बात है। इसमें इस्लाम में इसकी ममानियत में ये तस्लीम करती हूँ, जो बात है उसको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन आज का ट्रेंड जो अलग से चल रहा है, इसके साथ भी हमें चलना है। हमारे यूथ तो सबसे ज़्यादा, अगर आप देखोगे, म्यूज़िक भी एक सब्जेक्ट है स्कूल में, लेक्चरर्स है, टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। तो मेरे ख़्याल से मैं इस्लाम को बिल्कुल, मैं वहाँ पे तो वो हो ही नहीं सकता कि उसके ख़िलाफ़ बोलें या ये बोलें कि ये गलत है। लेकिन आजकल का ट्रेंड जो इस्लामी ट्रेंड है, ये जो आजकल का ट्रेंड है, ये तो आजकल के नौजवान, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फरागत उनको इसी से मिलती है, क्योंकि डिप्रेशन ज़्यादा है। इस्लाम को कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि मुझे कबूल नहीं है, लेकिन ये भी है कि आजकल के मेरे पास भी हारमोनियम कुछ लोग इस पे रोक लगा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे गुनाह है। हाँ, उनको मैं ये बोलूँगी, मैंने एक बार मैं बहुत सारों का ऐप भी चेक करती हूँ कि क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो जो अपनी बेटियों को, अपनी भाइयों को, अपने बच्चों को फॉरेन भेजते हैं नौकरी करने, वो हराम नहीं है? वो हराम नहीं है? अपनी डिग्रियां करने के लिए वो बाहर भेजती हैं बेटियों को, वो हराम नहीं। अगर कोई लड़की अपने फ़न को, अपने आर्ट को यहाँ पर निखारना चाहती है, अपने, अगर कोई कश्मीरी या मतलब हराम किस तरीके से है वो? अगर कोई बच्चियों को बाहर, मतलब उसमें क्या है? मतलब आप बोलते हैं नौकरियां जब किसी पोस्ट पर हो जाती है, वो तो अच्छा, नौकरी के पढ़ने के लिए। हाँ, पढ़ने के लिए बोलते हैं कि मेरी बेटी ऑफिसर बने, वो उसके हराम नहीं है। वो पढ़ने वहाँ भी जाती है। इस्लाम में ये हराम नहीं है कि हम बेटी की कमाई खाएं। बहुत सारे बिना म्यूजिक के गाना बजता है। हाँ? बिना म्यूजिक के गाना बजता है वहाँ? नहीं बजता है ना? म्यूजिक तो है। अगर म्यूजिक इस्लाम में हराम है तो वो क्यों करते हैं ऐसा? उनका अपना इसमें दिलचस्पी है, सुकून है, अपनी खुशी है, तो वो करते हैं। तो हमें क्यों गुनाह, यहाँ पे गुनाह क्यों? यहाँ जो मैंने बोला, हम हक की बात करते हैं, वो गुनाह है। अगर हम गुनाह समझते हैं, वो हम सवार करें। जो लोग बोलते हैं मुझे कि म्यूज़िक हराम है, इसमें भी बहुत सारी दलील हम दे सकते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं इनसे करूँगा कि अजान से पहले क्या बजाया जाता था? नगारा बजाया जाता था, है ना? तो अब म्यूज़िक में बहुत सारे टाइप्स है। सूफियाना म्यूज़िक जो हम सुनते हैं तो वो तो कुरान है, बिल्कुल कुरान है। आप सुनो, आप उसका माने देखो, आप ये शमस फ़िक्र का कलाम पढ़ो या किसी और सूफी का शायर का कलाम पढ़ो, वो तो सब कुरान है। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि गुनाह। व्यूअर्स, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अगर आपकी कोई राय या तजावीज़ हो इस प्रोग्राम को लेकर, तो आप हमारे साथ राबिता कर सकते हैं। स्क्रीन पे डिटेल्स दी हुई है। हमारी रूबरू की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।